हेलो स्टूडेंट, और आप सभी लोग कैसे हो। आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ डिफिनेशंस के माध्यम से ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है उसको समझेंगे तथा उसके नेचर को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मानव भूगोल की कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा किसी मानव शास्त्री ने नहीं दी है, बल्कि अलग अलग समयों पर अलग अलग क्षेत्रों में भूगोल की परिभाषाओं को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता रहा है। हार्सन महोदय ने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए प्रयास किया और उन्होंने अपनी पुस्तक भूगोल की प्रकृति संबंधी पेज 1959 में पर्सपेक्टिव ऑन द नेचुरल ज्योग्राफी में भूगोल की डेफिनेशन दिया है। उन्होंने उसमें लिखा है, ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड accurate, orderly and rational description and interpretation of the variable character of the earth surface। इसको हिंदी में समझते हैं। भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन एवं व्याख्या करने से है। इस हर्टनर की परिभाषा से हम पूरे भूगोल क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भूगोल का संबंध है हमारे धरातल पर, यानी हमारे वायुमंडल के धरातल पर जितनी भी विषमताएं पाए जाते हैं, जितने भी अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जितनी भी विषमताएं होती हैं, विषमता युक्त उनका स्वरूप होता है, यानी जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सबके अलग स्ट्रक्चर्स हैं, सबकी अलग बनावट है। उन सब चीज़ों को सही रूप में और सिस्टमैटिक रूप में जो प्रस्तुत किया गया और तथा उनका जो मानव ने अपने माइंड से या अपने नॉलेज से उसको क्या किया है, सही ढंग से उसका डिस्क्रिप्शन किया है, वही मानव भूगोल कहलाता है। हालांकि भूगोल एक समकलात्मक विज्ञान भी है। मानव इसको मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है, इसको हम लोग बाद में आप लोग समझिएगा। हम मानव भूगोल क्या है आज पहले उसको समझते हैं। तो मानव भूगोल को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। मानव भूगोल एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुउद्देशित परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल का एक परिभाषा दी गई है जो बहुत ही लोकप्रिय परिभाषा है। उसमें बताया गया है कि मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, मैन एंड हिज एडजस्टमेंट टू हिज नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी मनुष्य का प्रकृति के साथ जो एडजस्टमेंट होता है वही मानव भूगोल कहलाता है। आप एक ये डायग्राम देखिए, इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल क्या है। अभी जैसे कि हम लोग
ने बताया कि मानव भूगोल क्या है, वातावरण के साथ, हमारे कल्चर के साथ एडजस्टमेंट है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें हम जोग्राफिकल इन्वायरमेंट में यानी कि भौगोलिक वातावरण में हम फिजिकल इन्वायरमेंट एंड और हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास और भौतिक वातावरण के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती हैं जो हो, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट और हैबिटेट में क्या आता है, किसी स्थान विशेष की लोकेशन, वहाँ का टोपोग्राफी या टोपोलॉजी यानी उसकी धरातल वहाँ का कैसा है, वहाँ का धरातल का बनावट कैसा है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है यानी अपवाह तंत्र कैसे हैं, तथा वहाँ किस प्रकार के क्लाइमेट विद्यमान है, किस प्रकार की जलवायु है। साथ ही साथ उन रीजन्स में जिस रीजन की बात की जाए उन रीजन्स का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है और वहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स किस टाइप्स के हैं। तो ये फिजिकल आपके इन्वायरमेंट में आते हैं और जहाँ पर ये मनुष्य निवास करता है उन सभी जगह ये फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं। लगभग सभी जगह ये इन्वायरमेंट होते हैं। अब मनुष्य जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में हैबिटेट करता है, अपने निवास स्थान बनाता है, वहाँ पर वो कुछ कल्चर को भी डेवलप करता है यानी कुछ संस्कृतियों को वो फैलाता है या कुछ नई संस्कृतियों को बनाता है। उस संस्कृतियों में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कल्चर में पहले होता है आपका एथेनिसिटी यानी निर्जातीय, वहाँ का मानव कैसा है, वहाँ का मूल निवासी कैसे हैं, जिस एरिया में मानव बसा है वहाँ का मूल निवासी। कोई भी जब एरिया बसती है तो वहाँ पहले से कुछ लोग बसे होते हैं जो उसके मूल निवासी कहलाते हैं। तो वहाँ के क्या एथेनिसिटी कैसी है, यहाँ के मूल निवासी कहती है, और उन मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज कैसी है। वहाँ पर जो लोग मानव रह रहे हैं या जितने भी प्रकार के मानव रह रहे हैं वो किन प्रकार के रिलीजन्स को मानते हैं, वहाँ का प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कितने डेवलप है या किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, वहाँ का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस किस टाइप के वहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तथा वहाँ की जो इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज है या इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी आर्थिक संस्थाएं कौन कौन सी वहाँ पर कार्य कर रही हैं। साथ ही वहाँ का किसी भी देश आपको पता है कोई भी देश या रीजन तब तरक्की कर ज़्यादा अच्छा कर पाता है जब वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम्स बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, साथ ही साथ वहाँ एस्थेटिक एक ड्राइव यानी सौंदर्य परक अभिप्रेरणा, जिसमें क्या क्या आता है, सौंदर्य परक अभिप्रेरणा के में कलाएं, पेंटिंग, नाट्य, साहित्य, लोकगीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला और खेत कूल को शामिल किया गया है। यानी इनमें क्या क्या हो गया, एस्थेटिक एक ड्राइव में आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्रामा हो गया, और क्या हो गया, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया और फॉल्क मेडिन हो गया। इन सबको इसमें हम शामिल करते हैं। और इसके बाद आप देखिए कि एरो से ये बना है इसको बोलते हैं भौगोलिक अथवा संपूर्ण पर्यावरण यानी जोग्राफिकल और टोटल में और हल इन्वायरमेंट, यानी मनुष्य के फिजिकल इन्वायरमेंट और हैबिटेट तथा कल्चर से मिलकर जोग्राफिकल इन्वायरमेंट का निर्माण होता है, यानी कि भौगोलिक वातावरण का निर्माण होता है। और मनुष्य अपनी सारी क्रियाएं इसी में करता
है। अब आइए हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ये डायग्राम तो आपको समझाने के लिए एक चीज समझिए, प्रत्येक समाज, प्रत्येक सोसाइटी में अथवा मानव निर्जातीय समूह जो होते हैं, एथेंसिटी जो ग्रुप्स हैं या ह्यूमन ग्रुप समझ लीजिए, ह्यूमन ग्रुप्स में कल्चर का लेबल और टेक्निक, कल्चर का रेगनर लेबल और टेक्निक, कितनी टेक्निक डेवलप है उसके अनुसार जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनका यूज और अनयूज किया जाता है। यानी अगर जिस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो संस्कृति होगी वो ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वहाँ पर नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करता है तथा नए नए संस्कृतियों को डेवलप करता है। अब आपको पता है प्रत्येक क्षेत्र के लोग प्रत्येक क्लाइमेट के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, उनका रंग रूप, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका रिलीजन, उनका सोसाइटी, सब चीज़ें डिफरेंट टाइप की होती हैं। उदाहरण के लिए कांगो बेसिन में पिग्मी लोगों का जीवन शैली सऊदी अरब में बसने वाले बद्दू लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उससे बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के आदिवासी क्या हो गया, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में रहने वाले आदि और टुंड्रा में रहने वाले एस्किमो लोगों को क्या करता है, एस्किमो लोग होते हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए वहाँ के पर्यावरण से या ऐसा कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के आदिवासी और टुंड्रा में रहने वाले एस्किमो की जीवन शैली भिन्न होती है, क्योंकि टुंड्रा में बहुत सारा क्या है, बर्फ रहता है, और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में बहुत सारे मरुस्थल रहती है, तो स्वाभाविक है वहाँ का क्लाइमेट अलग हो गया तो वहाँ की जीवन शैली भी अलग हो जाएगी। देखिए, मानव अपने ज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति एवं नव प्रयत्नों के माध्यम से मानव ने अपने नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजी तथा अपने प्रयासों से इकोलॉजी सिस्टम में अत्यधिक चेंजेस करता रहा है। भोजन के लिए वो अपने पर्यावरण पर निर्भर नहीं रहा। अब वो ज़्यादातर, पहले हम लोग भोजन के लिए पर्यावरण पर भी निर्भर रहते थे, अब वो उसने ऐसी टेक्निक विकसित कर ली है कि सिर्फ भोजन के लिए वो अपने पर्यावरण पर निर्भर नहीं रहता है। सूखे के समय यानी जब ड्राफ्ट पड़ता है और एवं भोजन की अपर्याप्तता के समय, जब भोजन लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता है, तो उस समय में दूर के प्रदेश से अनाज और उपयोगी वस्तुओं को वो क्या करता है, मंगाता है और मानव जीवन को बचा लेता है। इसके अलावा मानव अपनी शक्ति, निपुणता और प्रौद्योगिकी के आधार पर भी चावल, गन्ना और विभिन्न प्रकार के मसाले, ठीक है, ये सब चीज़ें पैदा कर रहा है। तो एक बार और इसलिए हम कह सकते हैं भूगोल ना तो मानव पारिस्थितिकी हो सकती है और नहीं,
अरस्तु, एक बात से समझिए, अरस्तु ने मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत, अरस्तु महोदय जो हुए थे उन्होंने क्या किया था, मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत अंत में मानव समाज पर उस सीमा तक लागू नहीं होते हैं जैसे वे पौधे और पशुओं पर लागू होते हैं। इसलिए भूगोल ना तो मानव पारिस्थितिकी हो सकती है और ना होनी चाहिए, ये अरस्तु ने बताया है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू क्लास।